नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक पॉलिटिक्स से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है उन सब परीक्षाओं के अंदर इस स्लाइड से आपको 2 या 3 से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनाए गए। एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और एक है संविधान सभा। इन 4 टॉपिक से इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को बनाया है और आप जरूर परीक्षा से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा। आपको किसी भी परीक्षा के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसी में से मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आपकी सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ज्यादा समय न लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जरूर पूरा क्लास को देखिएगा और देखने के बाद में लास्ट में बताइएगा कि इसमें से प्रश्न रिपीट होते ही या नहीं होते। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और इसकी व्याख्या भी साथ में करने वाले हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त होने वाला है और ये पहला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति से संबंधित है। आप पढ़िए और आपको भी अगर आंसर आता है तो आप भी देने की कोशिश करें। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? अनुच्छेद नंबर क्या 52 में कर रखा है, या फिर अनुच्छेद नंबर 53 में कर रखा है, या फिर अनुच्छेद नंबर 54 में कर रखा है? मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर कर रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तो आंसर सही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है। तो संसद, एक तो संसद और एक है विधानसभा। राज्यों में विधानसभा होती ना, वो विधानसभा, और दोनों के आगे लिख रखा है संसद के दोनों सदन। ठीक है ना, यहां दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन, और इसके आगे भी लिख रखा है निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा। और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, अब देखिए दोनों निर्वाचित सदस्य हैं। अनुच्छेद 54 के अंदर संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। ध्यान रखना, संसद के 2 सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित, एक मनोनीत। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो फिर मनोनीत सदस्य, अब निर्वाचक मंडल के अंदर तो ये चीजें हो गई। अब और चीजें देखिए राष्ट्रपति से संबंधित। एक तो अनुच्छेद 52 होता है। 52 में क्या लिख रखा है? 52 में एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या लिख रखा है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियत होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 54 में ये बता दिया। अनुच्छेद 55 के अंदर क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 55 के अंदर लिख रखा है जो इसकी प्रक्रिया होगी, जो इसके चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, वो किस पद्धति से होने वाला है? आनुपातिक है ना, आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, ये हो गया 55 तक। 55 तक सबको क्लियर होना चाहिए। अगला 56 में क्या लिख रखा है? 56 में कार्यकाल और कार्यकाल लिख रखा है। तो 57 में क्या होगा? 57 में क्या है? 57 में, तो 57 में क्या है? 57 में पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति। तो सर जी 58 में क्या है? 58 में योग्यता है, और योग्यता है। तो 59 में क्या है? 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, 62 में चुनाव से संबंधित, चुनाव कराने के संबंधित है ना, और 65 में अगर राष्ट्रपति का पोस्ट अगर खाली होती है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करने वाले हैं। 71 के अंदर जब इनके चुनाव संबंधित कोई मामला अगर विवादित है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई करने वाला है। इसके अलावा सर जी कौन सा हो सकता है? 72 अनुच्छेद में समाधान की शक्तियां हैं। 123 के अंदर ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा तो ये सारे अनुच्छेद है, लगभग काफी कुछ सॉरी। और संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का 5वां भाग है। ठीक है ना, संविधान का भाग कौन सा है? तो 5वें भाग के अंदर। ठीक है, 5वें भाग के अंदर। तो अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिख रखा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियत हो गई, 53 में लिखा। 54 के अंदर इस प्रश्न का आंसर 54 के अंदर निर्वाचक मंडल
जो कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, जबकि विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि 25 जनवरी 2020 से आपके लोकसभा के अंदर 2 सदस्य जो पहले मनोनीत होते थे अब वो नहीं हो रहे, लेकिन राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य अभी भी राष्ट्रपति महोदय निर्वाचित करते हैं, लेकिन वो इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य हैं, उसके अलावा भी कौन से हैं तो ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी, है ना। तो ये हो गया प्रश्न क्लियर, सबको पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद निर्वाचन मंडल में कौन सा कथन गलत है, मतलब एक कथन गलत है। अब देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है ना। अगला है राज्य विधानसभाओं के सदस्य, उससे अगला है संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पद वाला है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति पद के जो इस प्रश्न का सही आंसर तो यह हो गया राज्य विधानसभाओं के सदस्य है वो इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद नंबर कौन सा 63 में तो लिख रखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में वो क्या होगा, प्रधान सभापति होगा, और 65 के अंदर क्या लिख रखा है, 65 के अंदर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और 66 के अंदर अनुच्छेद नंबर 66 के अंदर यह लिख रखा है संसद के दोनों सदन के सदस्य, और दोनों सदस्य कौन से होंगे, निर्वाचित भी होंगे, मनोनीत भी होंगे, ठीक है ना। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य किसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति पद के अंदर भाग लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 63 में क्या लिख रखा है, एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। 64 में क्या लिख रखा है, वो राज्यसभा का क्या होता है, प्रधान सभापति, राज्यसभा का प्रधान सभापति। उसके अलावा 65 में क्या लिख रखा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और 66 में ये निर्वाचक मंडल है। उसके अलावा 67 में क्या लिख रखा है, 67 के अंदर वो कार्यकाल उनकी पद मुक्त वगैरह, ठीक है ना, अभी कार्यकाल और उनका पद मुक्त। और क्या है, 69 के अंदर शपथ है, 71 के अंदर वही जो इनका अगर चुनाव से संबंधित कोई मामला हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 66 जो कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति जिसके 20 अनुमोदक होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के समकक्ष कोई भी अगर वो चाहे तो किसी को अधीनस्थ अधिकारी को वो शपथ दिला सकते हैं। उसके अलावा ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जी को देते हैं। ये बातें आपको सबको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के अंदर भाग कौन लेता है, तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन के सदस्य, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा 63 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पर 52 है, यहां पर 63 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। और ये देखिए, उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की अर्हताएं में से कौन सी गलत है, मतलब ये गलत है। अब देखिए, पहले देखिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहा हो, यह बात एकदम सही है। विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 20 वर्ष तक वकील रहा हो, यह बात गलत है, क्योंकि यहां पर क्या लिख रखा है, 10 साल है भाई, ठीक है। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। राष्ट्रपति के मत में पारंगत विधिवेता हो, यह भी बात सही है, ठीक है। तो ये बात सही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिसका वर्णन संविधान के भाग कौन से में है, 5 में है, ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है,
अनुच्छेद 124 से 147 तक, 147 तक। अब 124 के मैंने कल ही बताए थे कि 124 के 7 भाग है लगभग। अब 124 में क्या लिख रखा है? स्थापना एवं गठन है, स्थापना एवं गठन, ठीक है। 124 एक में क्या लिख रखा है? इसमें लिख रखा है संसद संख्या निर्धारण करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर संख्या कितनी होगी, लेकिन वर्तमान के अंदर संख्या कितनी है? 34, जो कि 1+33 है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और एक 33 अन्य न्यायाधीश। 124(2) में क्या है? नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। अगला क्या है? 124(3) में क्या है? 124(3) में क्या है? 124(3) में योग्यताएं हैं, और यही प्रश्न आपके पूछा गया है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। 124(3) योग्यताएं से संबंधित यही प्रश्न पूछा गया। अब कौन सी योग्यताएं हैं? तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, मूल रूप से ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के अंदर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और विभिन्न न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अंदर 10 साल वकालत की हो। उसके अलावा वो पारंगत, राष्ट्रपति की नजर में कोई विधि विशेषज्ञ हो तो भी उसको बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी तक हुआ नहीं है, कभी बनाया नहीं है, इस कैटेगरी से अभी तक किसी को बनाया नहीं है। 124(4) के अंदर क्या दे रखा है? इसको पद से हटाना, जो महाभियोग प्रक्रिया से हटाता है ना, और 124(5) जो महाभियोग प्रक्रिया होगी उससे संबंधित संसद कानून बना सकती है, हटाने से संबंधित कानून, ठीक है। और 124(6) क्या होगा? तो शपथ। और 124(7) में लिख रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है तो भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य के अंदर वो किसी प्राधिकारी के समक्ष वो कार्य नहीं करेगा। ये 124(7) में है, ठीक है, 124(7). तो ये सबको बात क्लियर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 124 से लगा 147 तक, जो सुप्रीम कोर्ट का ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर 124(3) है। क्या योग्यताएं दे रखी है? 3 योग्यताएं हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो 5 साल तक किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंदर 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश नहीं लिख रखा है, केवल न्यायाधीश रहा हो, और 10 साल तक वो क्या रहा हो? वकील रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। ये चीजें लिख रखी हैं जो कि योग्यताएं हैं। चलते हैं हाँ, ये पसंद देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कॉलेजियम शब्द प्रथम बार प्रयुक्त हुआ। ए ऑप्शन 1998, बी ऑप्शन 1982, या फिर सी ऑप्शन 1998। तो ध्यान रखना, यहां एक 1993 था भाई, ठीक है ना, या 1993, ठीक है ना। तो अब इस प्रश्न का आंसर, सही आंसर तो आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1991 के अंदर आपने सुना होगा 1982 और 1993, उसके अलावा 1998 और उसके अलावा 2015। ये 4 जजेस केस थे जो कि नियुक्ति से संबंधित है। 1982 के अंदर हालांकि कॉलेजियम व्यवस्था को नहीं स्टार्ट हुई थी, हालांकि यहां पर 1982 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जो सलाह दी जाती थी न्यायाधीशों को नियुक्ति के संबंधित, वो सिर्फ एक राष्ट्रपति को सलाह के रूप में, परामर्श के रूप में ही थी, बाध्यकारी नहीं थी। वो 1982 के अंदर फर्स्ट जजेस केस के अंदर कहा गया था। 1993 यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था की स्टार्ट हुई थी, कॉलेजियम व्यवस्था यहां से स्टार्ट हो गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था यहां से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कॉलेजियम शब्द यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
कॉलेजियम शब्द 1998 से पहली बार आया था, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था यहां से स्टार्ट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों को नियुक्ति से संबंधित जब ये एक कॉलेजियम व्यवस्था स्टार्ट की गई, जिसमें 2 अन्य न्यायाधीश वरिष्ठतम और एक मुख्य न्यायाधीश जो कि उनसे क्या देते थे, परामर्श करके राष्ट्रपति महोदय को उनकी सिफारिश करते थे न्यायाधीशों की, और फिर बाद में राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति या फिर स्थानांतरण करते थे। लेकिन फिर जाके 1999 के अंदर इसी कॉलेजियम व्यवस्था का क्या विस्तार हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए, फिर बहुमत के आधार पर अब सिफारिश राष्ट्रपति महोदय को करनी होती है, और पहली बार कॉलेजियम शब्द का भी प्रयोग यहीं पर हुआ। और 2015 के अंदर जो चौथा जजेस केस है, जो कि 99वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको पूरा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि इस कॉलेजियम व्यवस्था की जगह फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको पूरा का पूरा असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंदर 6 सदस्य थे, जिसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, एक विधि मंत्री, एक 2 सदस्य और थे, जो कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई, जो कि यह समिति बनकर उनकी करती थी। और यह पूरा का पूरा न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित सिफारिश करने वाली थी न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कि फिर इसमें वापस कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, और फिर 99वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 15 अक्टूबर 2015 को इस पूरे न्यायिक नियुक्ति आयोग या फिर पूरे ही संविधान संशोधन को हटा दिया था, जो कि 99वां संविधान संशोधन इतिहास में दर्ज है। ये आपको ध्यान रखना। और संविधान के अंदर 124A, 124B, 124C ये 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए थे, फिर इन पूरा वापस इसको हटा दिया गया। तो ये चारों जजेस केस आपको ध्यान होना चाहिए। कॉलेजियम शब्द अभी वर्तमान के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था ही वापस से स्टार्ट है, ठीक है ना। और कॉलेजियम व्यवस्था पहली बार कब आई थी? 1993 में, लेकिन कॉलेजियम शब्द 1998। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कैबिनेट मिशन का कौन मुखिया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था, जो कि 1946 के अंदर आता है, 1946 के अंदर। और इसका मुखिया कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या फिर स्टेफोर्ड क्रेप्स, या फिर एवी अलेक्जेंडर, है ना। यह आधा ही है, ठीक है। स्टेफोर्ड केप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तो दोनों सदस्य थे, ये भी सदस्य था, और ये लॉरेंस है वो आपकी क्या था? अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर ये हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर आता है, और इसी के द्वारा क्या होता है? संविधान सभा का गठन, या फिर हाँ, इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। और फिर बाद में, लेकिन माउंटबेटन योजना अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, उससे क्या होता है? माउंटबेटन योजना से भारत विभाजन, माउंटबेटन, जिसे भारत पाक विभाजन, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, एक तो आपके कैबिनेट मिशन है, तो दूसरी माउंटबेटन है। दोनों से अलग अलग हुआ। भारत विभाजन पूछे तो माउंटबेटन है, लेकिन अगर संविधान सभा है, यहां पर संविधान सभा का गठन है, तो फिर आपके कैबिनेट मिशन। उससे पहले क्रिप्स मिशन और आया था 1942 के अंदर, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ये 1946 के अंदर वापस से कैबिनेट मिशन आता है, और ये आपके संविधान सभा का गठन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर ऊपर। हाँ, ये प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? मैंने अभी बता दिया था। इस प्रश्न का आंसर लॉर्ड लिथिंगो प्रस्ताव, या फिर क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट मिशन, या फिर सभी। तो इस प्रश्न का तो आंसर आपके कौन सा होगा? कैबिनेट मिशन होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि संविधान सभा का गठन किस योजना से किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को, ठीक है। अब देखिए, ये कब आया था? अगस्त
1940 में आया था लॉर्ड लिथिंगो प्रस्ताव, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था, ये कैबिनेट मिशन हो गया। अब देखिए संविधान से संबंधित कुछ मैं महत्वपूर्ण तारीखें बता रहा हूं। एक तो 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर, ये 1946 है, ये भी 1946 है। उसके अलावा 13 दिसंबर 1946 है। देखिए यहां पर क्या होता, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। यहां कौन बने थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था? तो देखिए 22 जनवरी 1947 के दिन क्या हो गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पास, ठीक है। अब कुछ डेट और है, मैं यहां लिख रहा हूं। एक 22 जुलाई 1947 आप याद रख सकते हैं। यहां पर क्या हुआ था? तिरंगा, जो आज का आप तिरंगा देखते हैं वो पास, ये वहां पर मतलब पहली बार स्वीकृत हो गया था 22 जुलाई को। उसके अलावा भी तारीखें हैं। एक तो आप 24 जनवरी याद रख सकते हैं, और 24 जनवरी 1950 क्या हुआ था? अंतिम बैठक थी भाई, अंतिम बैठक। उसके अलावा एक तारीख और है जो कि आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक है। 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित कर लिया था, ठीक है ना। और एक तारीख और है, कई बार पूछी गई है, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? पूरा संविधान लागू। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये फिर 9 दिसंबर से ये हो गया। 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके सामने संविधान सभा के सामने रखा जाता है। 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके अलावा जो 22 जनवरी को पास हुआ, अगली है 22 जुलाई 1947। आज का जो तिरंगा देख रहे हैं वो पहली बार वही उसी दिन पास हुआ था, या फिर स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद में जो तारीख है कौन सी थी? ये वाली लिखे थी 26 नवंबर 1949 संविधान मतलब अंगीकृत कर लिया गया, और उस दिन लगभग बन चुका था, लेकिन 16 अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिए गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन चुका था। तो ये तारीखें हैं, आपको लगभग याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली आता है। और अगस्त प्रस्ताव 1940 को आया था। 26 क्रिप्स मिशन 1942 का है, और जो कैबिनेट मिशन है 1940 का है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति और होगा। यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर ये लिख रखा है? तो आपको बताना, अनुच्छेद नंबर 65 में है, या फिर अनुच्छेद नंबर 63 में है, या फिर अनुच्छेद नंबर 64 में है, या फिर अनुच्छेद नंबर 66 में। अब आपको बता दें इस प्रश्न का तो आंसर सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद नंबर 64। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर क्या लिख रखा है? पदेन सभापति। पदेन सभापति किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि वो व्यक्ति कौन है जो कि सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है, और वो व्यक्ति है उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए 63 में क्या लिखा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में तो ये लिख रखा है। अब 65 में लिख रखा है, अगर राष्ट्रपति की पद खाली है तो फिर उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य करेंगे। राष्ट्रपति की जगह
उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये बातें हैं, और ठीक है ना। और 65 में तो आप सबको पहले ही बता दिया था, अभी पहले ही क्वेश्चन करके आएंगे थे हमने, जैसे कि उन निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन प्रश्नों में से ज्यादातर प्रश्न बार बार आ रहे हैं, यही रिपीट हो रहे हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।